Good morning, students. You are most welcome in my YouTube channel. Today we are going to discuss about the excess demand and deficit demand. So, student, first I would like to understand what is excess demand. As you know, and clear by name that excess demand. So, when we are going to discuss about excess demand, it means what? अगर हम इसके एक्सेस डिमांड के अर्थ पर जाएं तो एक्सेस मीन्स क्या होता है? अधिक होना। डिमांड मीन्स मांग, यानी डिमांड मांग की अधिकता होना। और मांग की अधिकता होने से क्या होता है? स्वाभाविक रूप से मांग अधिक है, सप्लाई कम होगी। इट मीन्स एक्सेस डिमांड इज अ सिचुएशन वेयर एडी इज ग्रेटर देन एएस। So first and important thing which you have to know, that is AD is greater than AS is a situation of excess demand। इसका मतलब क्या है कि बेटा जो excess demand की सिचुएशन होती है एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमारा एग्रीगेट डिमांड अच्छा एक चीज और बच्चों, आप डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। एग्रीगेट डिमांड इज द प्लान डिमांड, इट इज डिजायर डिमांड, and demand is the actual demand. So then don't get confusion between demand and aggregate demand. Same with supply and aggregate supply. So aggregate demand greater होता है किससे? aggregate supply से। कब? जब ऐसी स्थिति होगी तो यही स्थिति होती है हमारी excess demand की। So if we go on the definition of the excess demand, so excess demand refer to the situation of aggregate demand excess over the aggregate supply corresponding to the full employment. Don't get confusion, and every time you should be remember that when we are discussing about the excess demand, so it is the case of full employment. Full employment is situation where all the people those are willing to work, able to work and get the work is known as full employment. So जो हमारी कंडीशन होती है वो एग्रीगेट डिमांड इक्वल होता है किसके? एग्रीगेट सप्लाई के। सॉरी, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो डेफिनेशन एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड अधिक होता है, जो हमारा एक्सेस डिमांड होती है एक ऐसी अवस्था होती है जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से अधिक होता है, करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। अब इसका हम ग्राफ समझने का प्रयास करते हैं। सपोज स्टूडेंट, दैट इज वाई एक्सिस एंड दैट इज एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर हम एडी रखते हैं और एक्स एक्सिस पर हम हमारा इनकम हो गया, आउटपुट हो गया और एम्प्लॉयमेंट रखते हैं। आप जानते हैं हमें सिचुएशन क्या, एडी इज ग्रेटर देन एएस। स्टूडेंट्स यू नो हमारा जो एएस कर्व होता है हमेशा ये 45 डिग्री पर बनता है और ये हमारा एडी हो गया। एडी बराबर क्या होता है? सी प्लस आई। एडी इज द सिचुएशन ऑफ सी प्लस आई। लेट ये एम हो गया। अब ये जो जहां पर एडी और एएस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, व्हेन एडी एंड एएस इंटरसेक्ट ईच अदर, सपोज कर लीजिए तो ई क्या हो गया? ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो एडी है ये इक्वल है किसके? एएस के। तो इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। सो ई इज व्हाट? इज द इक्विलिब्रियम। अब आप देखिए, अब हमेशा हमने आपको एक चीज याद रखना है कि जो एक्सेस डिमांड होता है ये जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है उसके ऊपर क्रिएट करता है। कैसे? अब सपोज कर लीजिए हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या होगा? हमारा जो एडी कर्व है वो भी इंक्रीज होता है। एडी कर्व इंक्रीज होगा तो नया जो एडी वन कर्व हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। डेल्टा आई क्या है? डेल्टा आई इज द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब आप देखिए, अब जब हम जो पहले हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था? ई एफ था और ई एफ जो इंटरसेक्ट कर रहा था ई पे, अब ये आगे बढ़ेगा और सपोज कर लीजिए यहाँ एल पर काट रहा है
तो ये जो EL है, EL होता है, यही होता है इन्फ्लेशनरी गैप। EL इज द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। इट मींस कि इन केस ऑफ इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड क्या क्रिएट करता है? इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट 1 नंबर के लिए, एक्सेस डिमांड की वजह से इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है, राइट? क्रिएट करता है। इस इन्फ्लेशनरी गैप को फिलअप करने के लिए यह जरूरी है कि हम इस सिचुएशन पर आए, हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे आए। सो ये हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन था AD=AS का। अब आप देखिए रीजन क्या होते हैं, व्हाट आर द रीजंस? एक्सेस डिमांड होने के किसी भी इकोनॉमी में प्रमुख रीजन क्या होते हैं? पहला, इंक्रीज इन MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बढ़ जाना। यानी आप इसको दूसरी तरीके से कर सकते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाना, या हमारा जो सेविंग का सिनेरियो है वो कम हो जाना। लोग सेविंग कम करने लगते हैं। जब लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या मतलब होता है कि लोग खर्च ज्यादा कर रहे हैं। खर्च ज्यादा कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ती है तो उस तुलना में हम सप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो सप्लाई से अधिक हो जाता है। दूसरा होता है डिक्रीज इन टैक्सेस। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार के जो टैक्सेस होते हैं उसको कम कर देती है। टैक्सेस कम करने से दो चीजें होती है, एक तो वस्तुओं की कीमत कम होती है, दूसरा लोगों के पास इनकम ज्यादा होती है। दूसरा, लोग अपने पैसे ज्यादा बचते हैं क्योंकि फिर उन्हें टैक्स कम देना पड़ता है। टैक्स कम देना पड़ेगा तो हमेशा उनकी इनकम क्या होगी? बढ़ेगी, है ना? तो आप एक चीज जान लीजिए, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिक्रीज इन टैक्स एंड सेविंग। जब टैक्स बढ़ेगा तो सेविंग भी बढ़ेगी। सेविंग बढ़ने से लोग ज्यादा कंजप्शन करने का प्रयास करेंगे, लोगों का इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ने से लोग ज्यादा कंजप्शन करने का प्रयास करेंगे। तीसरा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करती है? अपने जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा देती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की डिमांड, गवर्नमेंट डिमांड क्रिएट होती है, और उसके साथ साथ लोगों के पास पैसा जाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा होती है, तो लोगों के पॉकेट में पैसा आता है, जिससे उनकी इनकम जनरेट होती है, जिससे वो वस्तुओं का कंजप्शन करना चालू कर देते हैं। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसके अलावा बेटा इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ जब किसी भी इकोनॉमी में जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट क्या है? जब बाहर के लोग, सामान्य तौर पे बाहर के लोग देश में निवेश करते हैं। अब सवाल उठता है कि कोई बाहर का आदमी देश में निवेश करेगा ही क्यों? वो इसलिए, और करेगा कब? क्यों करता है? प्रॉफिट के लिए। कब? जब उसे अपना जो निवेश है उस निवेश की रेट ऑफ रिटर्न की अधिकता का संभावना होता है, ऐसी स्थिति में वह निवेश करता है, या उसको लगता है कि हम निवेश करके ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, राइट? फॉल इन इंपोर्ट बेटा, फॉल इन इंपोर्ट। हमारा जो इंपोर्ट होता है, हम इंपोर्ट कम कर देते हैं। अच्छा, इंपोर्ट कब करते हैं? इंपोर्ट आप लोग जानते हैं, फिर भी नहीं जानते क्या होता है। इंपोर्ट क्या होता है? जब हम अपनी जरूरत की चीजें दूसरे देश से परचेज करते हैं तो उसको हम इंपोर्ट करते हैं। अब इंपोर्ट हम कम करते कब हैं? सपोज के लिए जब इंटरनेशनल मार्केट में हमारी डोमेस्टिक मार्केट के कंपैरिजन जो रेट्स होते हैं, प्राइसेस होते हैं, वो अधिक हो जाती है, तो हम इंपोर्ट कम कर देते हैं। इंपोर्ट कम करने से क्या होता है? हमारे घरेलू चीजों मार्केट में डिमांड क्रिएट हो जाती है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक कारण और इंपोर्ट कम होगा तो स्वाभाविक रूप से राइज इन एक्सपोर्ट। हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट बढ़ा देते हैं। एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट हमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देती है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होती है, हमें चीप पर रॉ मटेरियल मिलता है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। इससे हमारी डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है। तो इसलिए दीज आर द इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होती है। अब इसका इंपैक्ट क्या है बेटा?
ये तो क्या थे, ये रीजन थे। अब हम पढ़ेंगे इसका इम्पैक्ट क्या होता है। हमारा जो एक्सेस डिमांड होता है इसका इम्पैक्ट किसी भी इकोनॉमी पर क्या होता है। पहली चीज तो पहला इम्पैक्ट क्या होता है, आउटपुट पर नो इम्पैक्ट। आउटपुट पर हमारा कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। प्रश्न उठता है क्यों नहीं होता। आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई जब डिमांड बढ़ रही है तो आउटपुट क्यों नहीं बढ़ेगा। भाई बेटा आउटपुट इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमने पढ़ा कि जो एक्सेस डिमांड और इसका कॉन्सेप्ट है वो किस फुल एम्प्लॉयमेंट है। इट मींस हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं दे आर फुली यूटिलाइज्ड। जब ऑलरेडी रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड तो ऐसी स्थिति में हमारे डिमांड पर हमारे जो आउटपुट होता है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और स्वाभाविक रूप से जब बेटा आउटपुट पर असर नहीं पड़ेगा तो जो हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, उस पर नील इम्पैक्ट पड़ता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ एक चीज होता है जो प्राइसेस होते हैं, वस्तुओं की जो जनरल प्राइस होती है उस पर असर पड़ता है। सामान्य तौर पे वस्तुओं की कीमत में इंक्रीज होता है। और इंक्रीज क्यों होता है, डिमांड अधिक होती है। डिमांड अधिक होने से इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन होती है वो क्रिएट होती है, इसलिए सामान्य तौर पे वस्तुओं की जो प्राइस है उसमें इंक्रीज होता है। तो ये था हमारा एक्सेस डिमांड। फिर से एक बार रिकैप देख लेते हैं। एक्सेस डिमांड क्या होता है, एक्सेस डिमांड इज अ सिचुएशन वेयर एडी इज ग्रेटर देन एएस करेस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट। एक्सेस डिमांड की वजह से इन्फ्लेशनरी गैप होता है और उसके जो रीजंस होते हैं एक्सेस डिमांड के, जैसे एमपीसी का बढ़ना, इंपोर्ट कम होना, एक्सपोर्ट अधिक होना, हमारे जो टैक्सेस होते हैं उसको कम करना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाना और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाना। सो नाउ वी आर गोइंग टू अनदर पार्ट ऑफ दिस दैट इज डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड। नाउ वी विल सी व्हाट इज डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड इज जस्ट अपोजिट ऑफ द एक्सेस डिमांड। स्टूडेंट्स अगर आपको एक्सेस डिमांड अच्छे से समझ में आ गया है, आ जाता है, तो विदाउट एनी कंफ्यूजन आप एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड भी समझ सकते हैं। इट इज जस्ट अपोजिट। तो इफ एक्सेस डिमांड की सिचुएशन एडी इज ग्रेटर देन एएस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडी लेस देन एएस। एडी इज लेस देन एएस, यानी एक्सेस डिमांड इज अ सिचुएशन वेयर एडी इज लोअर देन एएस करेस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट। डेफिसिट डिमांड क्या होती है, डेफिसिट डिमांड में डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन होती है। याद रखिएगा एमसीक्यू वन लाइनर क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे ये। एक्सेस डिमांड में इन्फ्लेशनरी गैप होता है और डेफिसिट डिमांड में डिफ्लेशनरी गैप होता है। तो डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप इज द सिचुएशन वेयर एक्सेस डिमांड इज लोअर देन द एग्रीगेट सप्लाई। और एक चीज जैसा पहले ही बताया, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर होती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर होती है, जबकि जो डेफिसिट डिमांड होता है ये जो है हमेशा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे होता है। कैसे, हम इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं। सेम टाइप का एग्जांपल लेते हैं बेटा। ये हो गया हमारा, ये हमारा एएस कर्व है, दैट इज एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। ये क्या हो गया, ये इनकम हो गया, आउटपुट हो गया और एम्प्लॉयमेंट हो गया। ये हमारा एडी हो गया, लेट दैट इज एडी कर्व। ये हमारा क्या है, एडी हो गया, सी प्लस आई। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, एल है। सो EL इज व्हाट, इट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब आप देखिए, अब सपोज कर लीजिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। जब कम हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट तो क्या हो गया, एडी बराबर सी प्लस आई माइनस आई। इन्वेस्टमेंट कम होने से हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी क्या होगा, कम होगा। जब कम होगा तो क्या होता है, कम होने से अब आप देखिए यहां पर ये एक एम समझ लीजिए। अब यहां पे ये जो स्थिति थी हमारी, ये क्या हो गई, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन था, ई था। जब इक्विलिब्रियम पॉइंट ई था और डिमांड कम होने से हमारा नया जो एडी कर्व बना, एडी वन कर्व बना, वो सी प्लस आई माइनस डेल्टा आई था।
तो हमारा ये क्या है, दिस इज द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड। यही जो सिचुएशन होती है किसकी होती है, वह डेफिसिट डिमांड की होती है। सो डेफिसिट डिमांड क्या होता है, जहां पे एडी लेस होता है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, यानी सप्लाई अधिक होती है उसके कंपैरिजन में डिमांड कम होता है। अब हम देखेंगे रीजंस क्या होते हैं। रीजंस आर जस्ट अपोजिट टू द एमपीसी और एक्सेस डिमांड। पहला, डिक्रीज इन एमपीसी। हमारा लोग एमपीसी क्या है कि लोगों में खर्च करने की, कंजप्शन करने की प्रवृत्ति का कम होना। अब लोग क्या करते हैं, कंजप्शन कम करने लगते हैं। जब कंजप्शन बेटा कम करेंगे, कंजप्शन मीन्स क्या, पैसा खर्च कम करना। जैसे सपोज कर लो कि तुम पहले रोज 50 रुपए खर्च करते थे, तो क्या है, एमपीसी बढ़ना। अब तुम 20 रुपए खर्च करने लगे, 30 रुपए सेविंग करने लगे ना भाई। जब पहले 50 रुपए खर्च करते थे तो 50 रुपए इकोनॉमी में जाता था। अब जब 20 रुपए खर्च करें, 30 रुपए कम जाने लगा ना। जब कम जाने लगेगा तो कम वस्तुएं आप खरीदे, जिससे क्या होगा, डिमांड कम क्रिएट होगी। इसका मतलब कि डिक्रीज इन एमपीसी। दूसरा क्या है, इंक्रीज इन टैक्सेस। इंक्रीज इन टैक्सेस, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस बढ़ा देती है। टैक्सेस बढ़ाने से वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी, वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, लोगों की इनकम पर उसका असर पड़ेगा। तो इससे भी होता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर देगी। जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देगी, रोड डैम ये सब कम बनाएगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर कम होगा तो गवर्नमेंट डिमांड कम क्रिएट होगी। गवर्नमेंट डिमांड कम क्रिएट होगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम होगा, लोगों को रोजगार के अवसर कम मिलेंगे तो लोगों के पॉकेट में पैसा कम जाएगा। इससे उनके द्वारा कंजप्शन की गई जो वस्तुएं होती है वो भी कम हो जाएंगी। इन्वेस्टमेंट, due to different types of uncertainty and increase in price in international level, people are not interested to an economy। यानी कुछ अनिश्चितताओं की वजह से और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कीमतों के बढ़ने से लोग इन्वेस्ट करने के प्रति उत्सुक नहीं होते हैं, इसलिए भी हमारा जो डिमांड होता है वो कम हो जाता है। इंपोर्ट राइज हो जाता है, इंपोर्ट इंक्रीज करता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब वस्तुओं की कीमतें कम हो जाती हैं, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। जब इंपोर्ट हम कम कर रहे हैं, सॉरी इंपोर्ट अधिक कर रहे हैं, भूल से कम कर दिया गया था। इंपोर्ट जब अधिक कर रहे हैं तो क्या होता है, बाहर की वस्तुओं का डिमांड तो क्रिएट होता है, लेकिन हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट होती है वहां पे किसी प्रकार का डिमांड, एडिशनल डिमांड क्रिएट नहीं होता है। इसके अलावा हम एक्सपोर्ट कम कर देते हैं, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कम होता है। तो ये क्या है, ये सब कारण है जिसकी वजह से डिफिसिट डिमांड की कंडीशन क्रिएट होती है। अब हम देखते हैं इसका इंपैक्ट क्या होता है हमारी इकोनॉमी में। बहुत स्वाभाविक सी बात है, हमारी अर्थव्यवस्था फुल एम्प्लॉयमेंट पे थी, लेकिन हम जितना सप्लाई अधिक होना मीन्स प्रोडक्शन अधिक हो रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में डिमांड तो हो नहीं रहा है। कोई भी प्रोड्यूसर बेटा कब तक प्रोडक्शन करता रहेगा। तो एक सिचुएशन आती है कि डिमांड अधिक ना होने से जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, दे डिसाइड टू प्रोड्यूस लेस कमोडिटी। अधिक यूनिट जो पहले प्रोड्यूस कर रहे थे अब कम यूनिट प्रोडक्शन करने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब आउटपुट पर नेगेटिव असर पड़ेगा। देयर विल बी डिक्रीज इन द आउटपुट, लोग कम आउटपुट करेंगे, कम प्रोडक्शन करेंगे। अब स्वाभाविक सी बात है भाई, जब पहले तुम मान लीजिए हमारे पास कोई एक इंडस्ट्री यूनिट है, हम 10 लोगों को काम पे रखे थे और रोज 1000 यूनिट प्रोड्यूस करते थे। 10 लोगों को काम पे हमने रखा था और 1000 पेन हम रोज उत्पादन करते थे। अब बाजार में हमारी पेन बिकनी कम हो गई, अब 500 पेन बिक रही है, तो हम क्या करेंगे, अब भी हम 10 लोगों को रखेंगे ना, हम क्या करेंगे, 4-5 लोगों को निकाल देंगे। हम उतने ही लोगों को रखेंगे जितने लोग हमारी पेन 500 पेन का उत्पादन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट पर भी बेटा असर पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट में कमी आती है। फॉल इन प्राइस, प्राइस में कमी आती है। क्यों, क्योंकि डिमांड कम है, उत्पादन ज्यादा हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से वस्तुओं के डिमांड में वस्तुओं की कीमत में कमी होती है। तो ये था बच्चों एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ एनी प्रॉब्लम, once again I request you please subscribe my channel, and if any problem please go on the comment box and mention your queries. You will be most welcome. Okay, thank you.